Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep AG Chemistry. In this video session we are going to discuss the qualitative analysis of electrolysis. पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करें कि प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से वो क्या मिलेगा। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक बार फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया है, दो रॉड लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब देखो यहां ध्यान से कि हम लोग जो सॉल्यूशन लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं NaCl, ओके, मोल्टेन NaCl। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल्टेन NaCl ले रहे हैं। तो मोल्टेन NaCl में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा Na+ एंड Cl-। ये इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों जो कंडक्टिंग रॉड हैं, इन रॉड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी से ऐड कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ रहे हैं। कनेक्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल देखो, अब ये गैल्वेनिक सेल से डिफरेंट होता है। गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल जो है कैथोड को लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एनोड ले रहे हैं, यहाँ कैथोड ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। ओके, अब देखो क्या होगा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग सप्लाई देंगे इस सॉल्यूशन में, तो अब देखो क्या होगा, कैट आयन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होंगे वो मूव करेंगे कैथोड की ओर, और जो इसमें एनायन अवेलेबल है ये मूव करेंगे एनोड की ओर। इनका जो मोशन होगा, मूवमेंट होगा, वो एनोड की ओर होगा, और इसीलिए इनका नेम भी एनोड और कैथोड रखा गया है। द इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स व्हिच कैटायंस आर मूव्ड इज कॉल्ड कैथोड, एंड द इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स व्हिच द एनायंस आर मूव्ड अट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनोड। तो इसके बिहाफ पे हम लोग एनोड और कैथोड इनका नेमिंग किए हैं। यहां पे क्या होता है, कैटायंस आर अट्रैक्टेड, और यहां पे क्या होता है, एनायंस आर अट्रैक्टेड। तो यहां पे अब एनायन जा रहा है और यहां पे कैटायन जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा, एट एनोड। तो एनोड पे हम लोग देखें तो यहां पे क्या यार, निगेटिवली चार्ज आया है। अब ये निगेटिवली चार्ज आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां ध्यान से देखो, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एट कैथोड। यहां पे क्या होगा, यहां पे कैटायन आया है। अब ये कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा मेटल। तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पे एनोड या कैथोड जो है इस पे फिक्स है। यहाँ पे हम लोग देखें तो एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, फ्लोरीन, और कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, सोडियम मेटल। यानी कि जैसे ही हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट सप्लाई दे रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देने से क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। अब देखो यहां ध्यान से कि एनोड और कैथोड ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं है, इससे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है।
एक्चुअली अगर तुम कंपेयर करोगे तो देखो गैल्वेनिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी सेम हो रहा है। तो आप एक ट्रिक याद रखो, रेड कैट, दैट मीन्स रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, और फिर याद रखो एन ऑक्स, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये हमेशा एनोड और कैथोड पे चलेगा। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस चाहे कोई भी हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट पे। तो यहां हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन और सोडियम जो है ये मिल रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है इससे जो है हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस और सोडियम मिल रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखें तो है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और वो फैक्टर्स जो हैं, जैसे हम लोग पहला फैक्टर देखिए, फर्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स of various reaction occurs at different electrodes। तो इस तरह से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होगा, उस पे एक्चुअली क्या होगा, जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं हम लोग वहां पे उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कंपेयर करेंगे और तब देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे वेरी कर रहा है। दूसरा फैक्टर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ ओवर पोटेंशियल। Of the gases. Over potential means the extra potential required to initiate the reaction at a required rate। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो वहां पे एक रिक्वायर्ड रेट से रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा पोटेंशियल की, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवर पोटेंशियल। ठीक है। थर्ड, द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, the concentration of the electrolytes। तो यहां पे ये भी एक मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कम है या ज्यादा है इस पे डिपेंड करता है। And the last one, the fourth one, the most important, the nature of the electrode. That means either it is inert, that means non-reactive, or it is active, that is involved in the electrolysis process। तो यहां से हम लोग देखें fourth, the nature of the electrode, either it is active, that means involved in electrolysis process, or inactive। तो ये हो जाते हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, चलो इनको आप नोट करो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके देखेंगे कि ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे NaCl और इसके वेरियस पॉसिबल
इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे और इन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन वेरियस कंडीशन। ओके, तो यहां पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो देखो NaCl जो है हम लोग किस किस कंडीशन में ले सकते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन है मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। दूसरा है aqueous solution of NaCl यूजिंग। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहे हैं। यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, तो देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम लोग मोल्टेन NaCl ले रहे हैं। तो मोल्टेन NaCl क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा आयंस में, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। ओके, अब सोडियम आयन क्लोराइड आयन में है तो कंडीशन क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या आएगा, क्लोराइड आयन आएगा। एच कैथोड, यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आएगा सोडियम आयन। अब सेम कंडीशन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन गैस में, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा सोडियम मेटल में। ये क्या हुआ, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब देखो ओवरऑल रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सोडियम के साथ जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और क्लोरीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, और ये क्या देगा, तो ये देगा 2Na प्लस Cl। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में NaCl यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड क्या यूज कर रहे हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब the electrode which do not involve in इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो यहां पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होगा, रिएक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, तो इस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अब जनरली देखो, अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है इनर्ट इलेक्ट्रोड तब तो ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, प्लेटिनम मान लेना है या फिर प्लेडियम मान लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है गुड, नहीं तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो देखो यहां पे हमारे पास क्या है, NaCl है और ये किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो NaCl अवेलेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, इसका मतलब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होगा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो अब एनोड पे भेजो, तो एनोड पे क्या होगा, एनायंस आएंगे। कौन कौन सा एनायंस, तो यहां पे आएगा Cl माइनस और क्या आएगा, OH माइनस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कैथोड। तो कैथोड पे क्या आएंगे, कैटायंस आएंगे। कौन कौन से कैटायंस आएंगे, तो सोडियम आयन आएगा और क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन आएगा। अब देखो ये हाइड्रोजन आयन एक्चुअली क्या है, वाटर से मिल रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन कहां से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, H2O ले लेते हैं। इसके रिएक्शन के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं H2O के फॉर्म में, इसको भी लिख सकते हैं H2O के फॉर्म में। ओके, अब देखिए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो यहां पे सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो सकता है, सोडियम आयन में चेंज हो सकता है। यहां सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में चेंज हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। यहां ध्यान दो कि हाइड्रोजन आयन चूंकि H2O से मिल रहा है तो हम लोग इसका रिएक्शन शो करेंगे। यहां पे ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन
और इसको दिखाएंगे कि ये क्या हुआ, तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ और साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस मिला। ओके, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। अब कंडीशन देखो यहाँ पे ध्यान से कि इन दोनों में कौन सा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा वही इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन करेगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन नहीं करेगा, यानी उसका रिडक्शन नहीं होगा। तो कंपेयर करोगे सोडियम और वाटर के लिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है सोडियम आयन का ये लो होता है एज कंपेयर टू H2O। ठीक है, तो सोडियम आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो हम लोग देखें, कंपेयर करें तो देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू है -2.71 वोल्ट और ये है -0.83 वोल्ट। आप कंपेयर करो देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है, इसका मतलब इनका रिडक्शन नहीं होगा। किनका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन आयन दैट इज वाटर का, और ये रिएक्शन हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा और इस तरह से यहाँ पे ये रिडक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया कि जब हम लोग एक्वस NaCl ले रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होगा, वाटर जो है रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस देगा, कहां पे, एट कैथोड पे। ये रिएक्शन भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप ये भी दिखा सकते हो, लेकिन चूंकि ये वाटर जो है, हाइड्रोजन आयन जो है ये वाटर से ही मिला है, इसलिए हम लोग ये रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ, तो ये भी क्या कर सकता है, क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है क्लोरीन गैस में, और क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर वाटर जो है ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां अब हम लोग देखें तो इन दोनों के वैल्यू, तो देखो इनके और इनके वैल्यू को फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को, तो हम लोग देखिए क्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और ऑक्सीजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो देखो ये है 1.23 वोल्ट और इनके लिए है 1.36 वोल्ट। अब कंपेयर करो, तो यहां से हम लोग कंपेरेटिवली देखें तो देखो अब यहां पे क्या है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, हाई है। कंपेयर करें इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को, तो देखो इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हायर है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोअर है। यानी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हाई हो जाएगा और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा। तो अब कंडीशन क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से होगा और इनका ऑक्सीडेशन क्या होगा, आसानी से नहीं होगा। लेकिन यहां पर ओवर पोटेंशियल जो है ऑक्सीजन के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसके लिए ओवर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड कर जाता है और ये रिएक्शन जो है ये नहीं होता है। यानी कि यहां पे अब किसका आ गया कंडीशन, तो ओवर पोटेंशियल का। और ओवर पोटेंशियल ने क्या कर दिया, इसने रोक दिया, इसने स्टॉप कर दिया किसका, ऑक्सीडेशन H2O का OH का ऑक्सीजन में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्लोरीन जो है ये आपको ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा क्लोराइड आयन से, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में। और फिर क्या होगा,
ओवर पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ ओवर पोटेंशियल जो है वो की रोल प्ले कर रहा है इस रिएक्शन में, और इस तरह से क्या हो जा रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमें जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रही है, जिससे क्या आ जाए कि इस रिएक्शन को एक हायर रेट से प्रोसीड किया जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जो रिक्वायर्ड है उससे कम होता है, और रिक्वायर्ड से कम होता है तो फिर इसका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लोअर रेट से होता है, और स्लोअर रेट से होता है तो Cl जो है, क्लोराइड आयन जो है, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है इजिली। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट मिलेगा H2 गैस। ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। ओके, और सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, तो सॉल्यूशन में बच जाएगा सोडियम आयन, और क्या मिलेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन बचेगा। और इस तरह से ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा अब ये बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया मोल्टेन NaCl के लिए, एक्वस NaCl के लिए। अभी दो और कंडीशन है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं उन दोनों को डिस्कस करता हूं। ओके, चलिए नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे हम लोग लेते हैं वेरी डाइल्यूट NaCl solution and inert electrode। तो अब यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, NaCl जो है ये डिसोसिएटेड होगा Na प्लस आयन में एंड Cl माइनस आयन में, और H2O जो होगा ये डिसोसिएटेड होगा H प्लस में और OH आयन में। ओके, अब ये जो हमें मिलेंगे, तो अब आ जाओ रिएक्शन देखो, एड कैथोड पे क्या होगा, तो हमारे पास Na प्लस होगा और H प्लस होगा, यानी कि हम लोग ये कहां से ले रहे हैं, तो वाटर से ले रहे हैं H2O से। तो रिएक्शन देखो, अब इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, लोअर होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, हायर होता है। तो इनका रिडक्शन नहीं होगा, इनका रिडक्शन होगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, H2 गैस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ एट एनोड। तो एनोड पे देखो क्या कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास Cl माइनस और H2O, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में OH माइनस देख रहे हैं जो अवेलेबल है। अब देखें इन जगह पे, तो इस जगह पे देखो कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर है, और क्या है, H2O का कंसंट्रेशन हायर है। तो जब H2O का कंसंट्रेशन हायर है तो अब इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, और हाइड्रोजन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस तरह से ये क्या हो गया, तो इनका हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, aqueous solution of NaCl using active इलेक्ट्रोड। अब यहां पे हम लोग इनर्ट नहीं एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, Hg इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड होता है, और ये हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सेम कंडीशन, आयंस तो वही होंगे, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, और OH आयन होगा। अब आ जाओ एट कैथोड, तो कैथोड पे आ जाओ, तो क्या मिलेगा, Na प्लस एंड H प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड हमारा एक्टिव है, तो इस केस में अब सोडियम का रिडक्शन होगा, और ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और H
एनोड, यहाँ भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हमारा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, Cl माइनस क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्जन होगा, और यहाँ पे जो OH आयन हमारा अवेलेबल है ये ऐसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, एक्वस NaCl सॉल्यूशन को का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। मेटल कहाँ मिलेगा, तो ये कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन। अब देखो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो Hg और सोडियम जो है ये कंबाइन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, तो ये अमलगम बना देते हैं, सोडियम के साथ अमलगम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हम लोग जितने भी कंडीशंस थे उसको कैसे कैसे फिल किए, कि जैसे ही क्या हो रहा है, हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोड चेंज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वेरी कर रहा है, या फिर ओवर पोटेंशियल वैल्यू चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने NaCl को एग्जाम्पल रख करके एक्सप्लेन किया है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ, कुछ और कंपाउंड्स के हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ some molten salts। तो देखो यहां हम लोग पहला ले रहे हैं KCl। तो देखो KCl मोल्टेन KCl है, तो मोल्टेन KCl है तो क्या देगा, K प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एट एनोड पोटेशियम क्लोराइड आयन जो है ये ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन गैस में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे क्या होगा, तो एट कैथोड रिडक्शन होगा, पोटेशियम आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये पोटेशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर आ जाओ सेकेंड मोल्टेन MgCl2। अब यहाँ पे क्या होगा, तो एनोड पे क्या मिलेगा, Cl माइनस, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन गैस में, और Mg+2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ होगा, एट कैथोड। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो हम लोग ले रहे हैं मोल्टेन Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड, ये भी एक तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट जो है एक्चुअली क्रायोलाइट एंड CaF2 जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसबार। तो क्रायोलाइट और फ्लोरेसबार जो है ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं आयन की फॉर्मेशन में, एक्चुअली इनके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं जिससे ये आसानी से मेल्ट कर जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये जो है आयन में कन्वर्ट होंगे 2Al+3 एंड 3O-2। तो अब हम लोग यहां पे देखें एनोड। तो देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या करता है, एक्चुअली कार्बन से रिएक्ट कर लेता है। तो यहां हम लोग देखें तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, कार्बन है। अब ये क्या करेगा, जो ऑक्साइड आयन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर ये क्या करता है CO2 बना देता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रोड है कार्बन उससे कंबाइन कर ले रहा है और CO2 का फॉर्मेशन कर ले रहा है। फिर आ जाओ एट कैथोड। कैथोड पे क्या अवेलेबल है, एल्यूमिनियम आयन, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम मेटल में। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो मोल्टेन सॉल्ट्स हैं इनके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है।
चलो इनको नोट कर लो। तो कुछ और कंपाउंड्स के हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोल्टेन K2SO4। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो देखो यहाँ पे आयन क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा पोटेशियम आयन और क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। अब देखो ये कहा जाएगा, तो ये जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो अब यहाँ पे पोटेशियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम मेटल। सल्फेट आयन देखो ये क्या होगा, ये एनोड पे जाएगा और एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो SO4-2 जो है ये आपको ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है पर ऑक्सी सल्फेट में, H2OH-2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या मिल गया, पोटेशियम मेटल एंड पर ऑक्सी सल्फेट आयन। ओके, नेक्स्ट देखो Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। तो यहां से क्या होगा, इसका भी हम लोग क्या ले रहे हैं, मोल्टेन फॉर्म ले रहे हैं। मोल्टेन फॉर्म ले रहे हैं। तो मोल्टेन फॉर्म ले रहे हैं तो यहां पे अब हम लोगों को क्या मिलेगा, तो सोडियम आयन मिलेगा और क्या मिलेगा, तो थायोसल्फेट आयन मिलेगा। अब देखो ये रिड्यूस होगा कैथोड पे और रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा और ये जो है एनोड पे जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा S2O3-2। तो ये टेट्राथायोनेट S4O6-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसका एक बार सॉल्यूशन। तो देखो क्या मिलेगा, कॉपर आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा और वाटर जो अवेलेबल होगा वो हाइड्रोजन आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आयन और वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो वाटर से ही मिल रहा है। अब हम लोग इनका रिडक्शन देखें तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। यहाँ पे देखें H2O, तो H2O जो है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस और OH माइनस। अब यहां ध्यान से देखो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है कॉपर मेटल का, ये तो आपको पॉजिटिव होता है और कितना होता है 0.34। वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है हाइड्रोजन गैस के लिए H2O हाइड्रोजन, इसका वैल्यू तो माइनस में है 0.83 वोल्ट। तो अब क्या होगा, अब जो है इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हायर है, इनका लोअर है, तो इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ये रिड्यूस होगा और इनका रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉपर मेटल तो मिलेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। अब आ जाओ एनोड पे, तो एनोड पे देखें तो हमारे पास क्या है, SO4-2 है और क्या है, H2O है। ठीक है, तो ठीक यहाँ भी वही होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो बहुत कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। तो इनका ऑक्सीडेशन जो है S2OH-2 + 2 इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा और इनका आसानी से होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑक्सीजन गैस देगा और साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा 4H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो गया होगा 2H2। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ भी कंपेरेटिवली क्या हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है 2-3 वोल्ट। ओके, और इनका होता है -2.01 वोल्ट। तो अब यहां से कंपेरेटिव करोगे तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ और हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट देखते हैं।
Now the next aqueous solution of copper sulfate using active electrodes। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, तो वो कॉपर मेटल का ही बना होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे, कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स होंगे और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा जो किस में होगा, तो वाटर में, H2O में। ओके, तो यहाँ देखिए हम लोग एट कैथोड, तो अब देखो कैथोड पे क्या क्या अवेलेबल है। कैथोड पे हमारे पास कॉपर आयन है और हाइड्रोजन आयन है, जो कहां से मिल रहा है, H2O से मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये गेन करके क्या करेगा, कॉपर मेटल बनाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है कॉपर मेटल के लिए, इसकी वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। अब हम लोग देखें H2O के लिए, तो H2O क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस 2OH माइनस। तो अब यहां से हम लोग देखें तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है H2O से हाइड्रोजन के लिए, ये है आपको माइनस 0.83 वोल्ट। तो अब कंपेयर करो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है, इसका लो है, तो इनका रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ एट एनोड, तो एनोड पे अब हमारे पास अवेलेबल है कॉपर मेटल और अवेलेबल है H2O, एक्चुअली हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इन द फॉर्म ऑफ H2O एंड SO4 माइनस 2। तो देखो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है कॉपर मेटल, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है। तो इस तरह से आसानी से क्या हो जाता है, इन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू एज कंपेयर टू कॉपर मेटल लोअर होते हैं। ठीक है, तो इनके वैल्यू लोअर है, इसका वैल्यू हाइयर है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइयर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर आयंस में, और फिर क्या हो रहा है, कॉपर मेटल ही, कॉपर आयन ही रिड्यूस हो रहा है इसमें, कॉपर मेटल में। ठीक है, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो Hg। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिल्वर आयन और H2, तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इनका रिडक्शन होगा और इनका रिडक्शन एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू Ag से क्या है, कम है। तो Ag से कम है, यहाँ पे देखे तो ये क्या दे रहा है, ये देगा हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सिल आयन। इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको लोअर है, ये माइनस 0.83 है, इनका पॉजिटिव में है यानी कि हाइयर है, तो इनका रिडक्शन होगा सिल्वर का। ठीक है, अब देखें एट एनोड, तो एनोड पे हम लोग देखें तो यहाँ पे अब क्या मिल रहा है, सिल्वर, एक्टिव इलेक्ट्रोड सिल्वर है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा आसानी से, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, लेकिन H2O या फिर NO3 माइनस, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है कंपैरेटिवली Ag से लोअर है, तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लोअर है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइयर है। तो जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें सिल्वर मेटल का ही ऑक्सीडेशन और सिल्वर आयन का ही रिडक्शन होगा। ठीक है, चलो इनको नोट करो। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम फॉर्मेट Na
aqueous solution of sodium formate. This process is called Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis, इसको हम लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले ये जो सोडियम फॉर्मेट है ये क्या करेगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, माइनस एंड सोडियम। अब हम लोग देखें एट कैथोड, तो देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन है और क्या है, हाइड्रोजन आयन है, यानी कि H2O अवेलेबल है। तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये हाइड्रोजन गैस देगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, तो इसके साथ इवोल्यूशन होगा OH माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड पे, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोअर है तो इनका रिडक्शन नहीं होगा। अब देखें हम लोग एट एनोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है, यहां ध्यान से देखो, एनोड पे एक्चुअली क्या है, हमारे पास फॉर्मेट आयन है और ये फॉर्मेट आयन जो है ये अब क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसके साथ हमारे पास H2O भी अवेलेबल है। तो H2O यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ पे OH माइनस जो है इनका ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होता है, अगर इनका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये देखो ऑक्सीडाइज होकर के ये क्या करता है, ये एक्चुअली पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये आपको फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा है। फिर ये क्या करता है, इस फ्री रेडिकल को लूज करता है, एक्चुअली यहाँ से हाइड्रोजन अलग होता है और ये CO2 और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फाइनली ये भी हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एसीटेट यूज कर रहे होते, CH3COOH, अगर हम लोग एसीटेट यूज कर रहे होते, सोडियम एसीटेट, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 जो था COO माइनस आयन देता। अब इसका ऑक्सीडेशन देखो तो क्या होगा, ये यहाँ से CH3 COO, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर हम लोग इसका 2 मोल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से साथ में CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो जाता है कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। यहां हम लोग एक बार सॉल्यूशन ले रहे हैं H2SO4 का। तो देखो इसके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, H2SO4 सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन विथ, अगर वाटर भी है यहाँ पे अवेलेबल तो ये क्या देगा, तो ये देगा हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, प्लैटिनम होगा या फिर कोई और हो सकता है। तो यहां हम लोग देखें तो क्या होगा, एट तो देखिए हम लोग एट कैथोड हाइड्रोजन आयन यानी कि H2O जो है इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, चलो अब देखें हम लोग एट एनोड। तो एनोड पे क्या होंगे, एनायंस होंगे। तो एनायंस क्या होगा, SO4-2। तो देखिए हम लोग इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका होगा फिर से वही कंडीशन, H2O आएगा और H2O क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, इसमें ऑक्सीजन गैस में हाइड्रोजन आयन देगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहां हम लोग देखें साथ साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहां हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से जो हमारे प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक, तो चलो इसको नोट कर लो। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, पहले इसको नोट कर लो। ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो एक्चुअली एप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इसका क्या क्या यूज है, तो हम लोग पहला देखें। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। और याद करो हम लोगों ने सेकेंड लॉ से ये डिटरमाइन किया था कि वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल्स टू वेट ऑफ बी, दैट मीन्स अनदर सब्सटेंस, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो ये प्रोसेस था सेकेंड लॉ से, हमें मिला था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से कि अगर हम लोग क्या करें, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में अटैच करें तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग सप्लाई करेंगे फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मास डिपोजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस होगा। तो यहाँ से अगर कोई भी तीन नोन हो तो चौथा अननोन जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड कर सकते हैं अगर ये दोनों और ये अवेलेबल हो, या फिर इसको फाइंड कर सकते हैं अगर ये दोनों अवेलेबल हो, तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। जैसे कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो कॉपर जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इम्प्योर मेटल के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हम लोग इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। देखो क्या किया जाता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं या एनोड लेंगे, और एनोड क्या होगा, तो ये एनोड होगा और इम्प्योर कॉपर का बना होगा। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैथोड लेंगे, यहाँ पे हम लोग कैथोड लेंगे, और ये क्या होगा, ये प्योर होगा, ये प्योर कॉपर होगा जो हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन हम लोग क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों, जब हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से अटैच करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देंगे, तो देखो यहाँ से कॉपर मेटल जो है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये कहां हो रहा है, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे हम लोग देखें तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ जो अवेलेबल है सॉल्यूशन में अवेलेबल जो कॉपर आयन है वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और ये गेन करके इस मेटल के सरफेस पे, यानी इस प्योर मेटल के सरफेस पे डिपोजिट होने लगेगा, और धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, थिकर बनता जाएगा, और ये क्या होगा, ये थिनर बनता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब कैथोड पे क्या होगा, कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। तो कॉपर आयन से कॉपर मेटल में जा रहा है, और ये प्योर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो कॉपर ऑब्टेन होता है वो अबाउट 99.98% क्या होता है, प्योर होता है। तो इस तरह से ये हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉपर सल्फेट का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ, तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर मेटल का ही रिडक्शन होता है। तो इस तरह से सेम मटेरियल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। दूसरा हम लोग यहाँ देखो, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जब हम लोग बॉक्साइट ओर का यूज करते हैं और वहां से हमें प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, तो इसका रिडक्शन जनरली कार्बन से नहीं हो पाता है, और कार्बन से नहीं होता है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ पे कार्बन का लेयर अवेलेबल होता है, इन दोनों को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, साथ साथ इसमें क्रायोलाइट अवेलेबल होता है Na3AlF6, या फिर हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोरेस्पार देते हैं। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आसानी से ये क्या हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और ऑक्साइड आयन मिलेगा। अब यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में देखा। तो चूंकि यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो कार्बन क्या, चूंकि यहाँ पे कार्बन जो है ग्रेफाइट हम लोग यूज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके
कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और एल्यूमिनियम जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे अब हम लोग देखें तो कैथोड पे एल्यूमिनियम जो है, कैथोड पे एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम मेटल में। तो इस तरह से हमें क्या जाता है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहां ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में एक इंफीरियर क्वालिटी ऑफ एलिमेंट मेटल के सरफेस पे एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मेटल को क्या किया जाता है, लेयर जो है उसके ऊपर से लगाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसके ऊपर लेयर लगाना है, जिसके ऊपर लेयर कोट करना है, उस मटेरियल को हम लोग एज ए कैथोड यूज करते हैं। ठीक है, जिसका लेयरिंग करना है उसको हम लोग एज एनोड यूज करते हैं। अब देख लो ये मटेरियल, जैसे मान लो कि ये हमारे पास सिल्वर है और ये हमारे पास क्या है, गोल्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, गोल्ड आयन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है। अब क्या होगा, ये गोल्ड आयन जो है ये रिड्यूस होगा और करके इस कैथोड के ऊपर जाकर के कोट होने लगेगा। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंफीरियर मटेरियल पे एक सुपीरियर मटेरियल को क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाए, इसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसका रस्टिंग नहीं हो। तो इस तरह से ये सुपेरियर बनाने के लिए, सुपेरियर दिखने के लिए, इसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल के लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर क्या करते हैं, उसको कोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिल्वर के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। प्रोसेस यही है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जो मटेरियल है ये धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड लिया तो ये ऑक्सीडाइज होगा, Au+3 में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर क्या होगा, यही मटेरियल, सेम मटेरियल इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिड्यूस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसके ऊपर लेयरिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।